देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो गई है जो इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिकार होते होते बच गए, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें किसी दूसरे ने अच्छा सुझाव दे दिया। मैं इस समय ग्वालियर के जिला मलेरिया डिपार्टमेंट में हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए, मलेरिया विभाग का ये बोर्ड जो देख रहे हैं, इसमें सबसे नीचे नाम लिखा है 7वें नंबर पर, डॉक्टर विनोद दोनेरिया। ये साल 2022 से यहाँ जिला मलेरिया अधिकारी हैं, लेकिन ये बहुत बड़े केस में फंस गए होते, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों ने इनको फंसाने का प्लान पूरा बनाया, उसमें इनकी पूरी रकम चली जाती। ये इनकी नंबर प्लेट रखी हुई है, डॉक्टर विनोद दोनेरिया, ये जिला मलेरिया अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते होते बच गए। 3.5 घंटे तक आप घर में कैद रहे, रकम वो लोग आपके खाते से उड़ाने वाले थे, आप डर में दहशत में आ गए। क्या वाकया हुआ, पूरी क्या घटना थी? सर, सबसे पहले 1:20 पे मेरे पास कॉल आता है अननोन नंबर से। तो वो बोलते हैं कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। बोले आप डबल सिम यूज कर रहे हैं, आपके एक सिम से आपके पास मुंबई की में तिलक नगर थाना में आपके खिलाफ कई धारा बताई उन्होंने। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट दर्ज है। इसमें आपको अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, तो आपको 5 बजे तक अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपकी सिम बंद हो जाएंगी, चूँकि आप डबल गेम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी ये मुंबई पुलिस आपसे बात करेगी। उसके बाद मुंबई पुलिस का वीडियो कॉल मेरे पास आता है। इसमें वीडियो कॉल में पूरे एक पीछे आईपीएस और पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे लगा कि वाकई मुंबई पुलिस से होंगे, क्योंकि पूरा सेटअप पूरा बढ़िया अच्छा सा था। फिर उन्होंने मुझे स्क्रीन शेयर के लिए बोल दिया। बोलते हैं कि हम 3 अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि ये डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं। उन्होंने बोले कि हम आपका पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, और जो आप कहाँ पे, उन्होंने मेरा आधार कार्ड नंबर भी बताया। मेरा पूरा फिर बोले तो बोले आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है। मैंने कि मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस की भाषा में बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शुभचिंतक हैं वो, कि आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा में नहीं, तो आपके कभी किसी से हुआ हो, कहीं कोई घटना घटी हो जिसमें आपने किसी रिपोर्ट लिखाई हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपके नाम का अरेस्ट वारंट क्यों? तो मैंने कि मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझे करीबन 3.5 घंटे तक, चूँकि मेरी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करा ली थी उन्होंने। स्क्रीन शेयर कराने से वो जो भी कॉल आ रहे थे उन्होंने कह दिया कि कॉल किसी का नहीं उठाना है, क्योंकि आप पुलिस के रिकॉर्ड पे हैं, पुलिस के रिमांड पर हैं, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय। तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग के नाम पे वो मुझे करीब 4:30 बजे तक मेरे को फिर मैं गाड़ी में था, तो उन्होंने कहा आपकी बैटरी डाउन हो रही है, आप घर जाइए जल्दी, और घर में किसी को नहीं बताएंगे। तो मैं घर पहुंचा। उन्होंने अपने सामने ही दिखाया, पूरे घर में कैमरा घुमाया, और बोलते हैं कि आप कि घर में किसी को नहीं बताओगे, बीवी बच्चों किसी को नहीं बताओगे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे कहा एक बंद कमरे में बैठ जाइए, बंद कमरे में बैठ जाइए, मोबाइल को चार्ज पे लगाइए, एक पानी की बोतल रख लीजिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए, टाइम लगेगा क्योंकि जांच में टाइम लगता है। तो उन्होंने मुझे 4:30 बजे तक मुझसे सभी जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि आपको कितनी ज़मीन है, कितने अचल संपत्ति, गोल्ड, सब पूछा मेरे से। तो फिर बाद में बोले कि अब हम कैसे माने कि आप विनोद दोनेरिया, जो आपका ये केस आपके पास रजिस्टर्ड है, आप वो नहीं हो। तो बोले अच्छा, आपने अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी दे दी उनको? नहीं, मैंने वैसा मोटा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा मकान है, मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं, मैंने ऐसे बताया। तो बोलते हैं कहते ऐसा नहीं हो कि कल को पुलिस आपके घर पे आए और जो आप लिखवा रहे हो उससे ज़्यादा की संपत्ति निकल आती है, तो पूरी आपकी कुर्क हो जाएगी और आप जेल तो जा ही रहे हैं। अब चूँकि आपका इमेज का सवाल है, समाज का सवाल है, तो आप क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल बताते रहिए, सही जाइए। लेकिन 4:30 बजे उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने फिर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के से अरेस्ट वारंट जारी मुझे डॉक्यूमेंट पे भेजा व्हाट्सएप पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि नरेश गोयल है कोई, जेट एयरवेज का मालिक, उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके पास 247 लोग फंसे हुए हैं उसके साथ में, जिसमें आप भी हो उसमें। फिर उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो शेयर किए, तो उसमें कई IAS IPS बोले कि हमारे देश की विडम्बना है कि IAS IPS पैसा लगा रहे हैं। ऐसे उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया। बोले आपका भी पैसा लगा हुआ। मैंने कहा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मेरा कोई खाता ही नहीं है, मेरे तो एक सैलरी अकाउंट है। तो उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल पूछा। फिर मुझसे बोले अपने डॉक्यूमेंट खोलिए, फिर फ़ोटो दिखाइए, दूर से देखते रहे, हालांकि उनको पासबुक दिखाइए, चेक बुक दिखाइए,
आधार का वो सब कुछ आपने दिखा दिया उन्हें? बिल्कुल सारे ऑनलाइन दिखा दिए? ऑनलाइन दूर से दिखाए थे। दिखाने के बाद फिर आपको ये कैसे एहसास हुआ कि आप फंस गए हैं, बचना चाहिए? आगे क्या किया? फिर उसके बाद में क्या है कि स्क्रीन शेयर चल रही थी उनकी बराबर, तो मैं समझने लगा कि फिर उन्होंने पैसे मांगे कि 50,000 रुपये जमा कर दीजिए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आपका नहीं तो खाता सील्ड हो रहा है। उन्होंने वो भी लेटर मेरे पास भेजा कि आपका फ्रीज कर दिया जाएगा 90 दिन के लिए, यदि आप नहीं करते हो तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, और 50,000 भेज दो, हम उस खाते में भेज देंगे, तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि आप सही विनोद दोनेरिया हो कि कोई वही वाले हो जो आपके पास केस लगा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे थे आपके पास जी, उसमें आपका नाम लिखा था, डॉक्टर विनोद दोनेरिया? बिल्कुल लिखा था, विनोद कुमार दोनेरिया नाम से लिखा था। आधार कार्ड का नंबर भी वही था, और आधार कार्ड में मेरा जो फोटो है वो फोटो भी उसमें लगा हुआ है उनके डॉक्यूमेंट में। तो मैंने स्क्रीन को ऑफ करके मैंने अपनी वाइफ को बताया धीरे से, इशारे से, बच्चे को बुला लो, लिख के, तो उन्होंने बुला लिया। तो फिर मैंने बच्चे को तत्काल स्क्रीन ऑफ वर्क करके और उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, तो बच्चे ने, उन्होंने मुझे बताया कि कोई विश्वास नांगरे पाटिल करके एडीजी बोल रहा हूँ। तो बेटे ने मुझे मोबाइल पे अपने पे लिख के भेजा, दूर से दिखाया मेरे सामने खड़े होके कि पापा जी फ्रॉड है, विश्वास नांगरे पाटिल बहुत बड़े आदमी एडीजी है, वो आपसे बात थोड़ी करेंगे। तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मैं थोड़ा टॉयलेट जाना चाह रहा हूँ या लेटरिन में जाना चाह, बोले मोबाइल ले जाइए। तो मैं मोबाइल वॉशरूम तक मोबाइल लेके गया था। उसके बाद में बच्चा बार बार बोल रहा था पापा फ्रॉड होने जा रहा है, अब काट दो। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने IPS राकेश अगर जी हैं यहाँ ग्वालियर में, जो कि वो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे, तो उनका नंबर मेरे पास था मोबाइल में, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो गया होता, आप बच गए। फिर उसके बाद मैं थाना थाटीपुर में गया था, क्योंकि मैं वहीं निवास करता हूँ 60 फुट रोड पे। तो थाना थाटीपुर में गया तो उन्होंने कही कि साहब ठगी तो हुई नहीं है, इसलिए कई के लिए रिपोर्ट डाल ले। कोई और कॉल आया उसके बाद? फिर उनका उसके बाद जैसे ही मैंने कॉल काटा, सागर साहब से बात चल रही थी, उसी टाइम 3 वीडियो कॉल लगातार आए थे। नंबर ब्लॉक कर दिया आपने? नंबर ब्लॉक कर दिया। जो वीडियो कॉल आए वो अलग अलग नंबरों से आए, उसी से आए? नहीं, ये तो मैंने देख नहीं पाया है, लेकिन 3 कॉल आए थे, मैं बता देता हूँ अभी। अब आपको घबराहट तो नहीं है डॉक्टर साहब? किसी घबराहट नहीं है मुझे, अब बिल्कुल किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है मुझे। बिल्कुल। देखिए, दरअसल ये सारे जो ठगी के मामले और जो डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि लोगों का जो डेटा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनकी नौकरी के बैंक अकाउंट, जितने भी सैलरी अकाउंट या व्यापार के अकाउंट हैं, उस सब की डिटेल इन लोगों के पास पहुंच रही है और उसी से ये लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कोई तो ऐसा है जो डेटा ऐसे लोगों तक पहुंचा रहा है, इसलिए ज़रूरत है कि अपने डेटा की गोपनीयता बनाए रखिए, नहीं तो किसी का भी नंबर आ सकता है और कोई भी डिजिटल अरेस्ट होकर ऐसे ठगों के हाथों में अपनी पसीने की कमाई ट्रांसफ़र कर सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।